हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना भाटिया। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ कॉमर्स में डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। और मैं आपको समझा रही हूँ चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने इसे 4 भागों में बांटा है। आइए आज पहले मॉड्यूल को देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा। हमने उसमें देखा कि जहाँ पे डेटा होता है, जहाँ पे कई सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, उसमें हम एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव फिगर लेते हैं जो पूरे डेटा सेट का प्रतिनिधित्व करती है। परंतु कभी-कभी ऐसी वो सिंगल फिगर मिसलीडिंग कंक्लूजन्स की तरफ हमें लेकर जाती है। उसकी विश्वसनीयता नहीं रहती है क्योंकि डेटा में बहुत ज्यादा छितराव होता है, वाइड डिस्पैरिटीज होती हैं। तो जब कभी 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एवरेज तो सेम है, लेकिन उन डिस्ट्रीब्यूशंस की आपस में बहुत ज्यादा वाइड डिस्पैरिटीज हैं, उस केस में हम केवल सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते और हमें अगले मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर जाना पड़ता है, जिसे कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो मेजर ऑफ वेरिएशन के नाम से भी जानी जाती है। और जहां तक डिस्पर्जन का अर्थ निकलता है, इसे हम स्कैटर भी कह सकते हैं, इसको हम स्प्रेड भी कह सकते हैं और इसको हम वेरिएशन भी कह सकते हैं। जब भी हम सांख्यिकी में कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम विभिन्न स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट की परिभाषाओं को भी जरूर पढ़ते हैं। जैसे एल बॉली के अनुसार डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। डिकमैन और थॉमस के अनुसार measures of variability are usually used to indicate how tightly bunched the sample values are around the mean. तो जो डिस्पर्जन है वो ये बताता है कि किसी भी डेटा में छितराव कितना है, स्कैटर कितना है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि डिस्पर्जन को स्टडी करने का क्या राशनेल है। क्लोजली देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 सीरीज हैं। पहली सीरीज ए है जिसमें हमारे वैल्यूज हैं 50, 50, 50, 50। तो हमने पीछे पढ़ा था, जब हम इसको ऐड करते हैं तो दिस इज समेशन ए विच मींस एग्रीगेशन विच इज 200। और जब हम इसके समेशन को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है 50। अगर मैं एक नजर इस डेटा पे डालूं तो मैं ये निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि ए सीरीज, बी सीरीज और सी सीरीज, इन तीनों सीरीज की एवरेज वैल्यू सेम है, अर्थात 50 है। लेकिन यदि मैं स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से डेटा सेट को देखूं तो मैं पाऊंगी कि पहली सीरीज में जो 50 है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी सीरीज में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो इस एवरेज के आसपास हैं। लेकिन यदि मैं सी सीरीज को ध्यान से देखूं तो मैं सी सीरीज में पाऊंगी कि इसके जो आइटम्स हैं वो मीन वैल्यू से बहुत दूर हैं या फिर काफी दूर हैं। जैसे आप देखिए 10 है, 160 है, 12 है और 18 है। इसका मतलब इन तीनों सीरीज में जो सी सीरीज है हमारे पास, वहां पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन को यूज किया है वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन यही निकली कि एवरेज तो सबकी सेम थी, लेकिन जब हमने इसको क्लोजली मॉनिटर किया, जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमने पाया कि तीनों सीरीज आपस में एक दूसरे से वाइडली डिफर करती हैं। तो यहीं से डियर स्टूडेंट्स, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जो डिस्पर्जन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो डिस्पर्जन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये एवरेज की रिलायबिलिटी को चेक करने का एक तरीका है। जो हमने एवरेज निकाली है वो कितनी विश्वसनीय है, उस पर हम कितना रिलाय कर सकते हैं, ये हम डिस्पर्जन की मदद से देख सकते हैं। डिस्पर्जन हमें इस चीज में भी सहायता देता है कि यदि हमें 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में कंपैरिजन करना हो, तुलनात्मक अध्ययन करना हो, तो हम वेरिएबिलिटी के अनुसार उनका अध्ययन कर सकते हैं।
डिस्पर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर है, क्योंकि डिस्पर्जन के बाद कई चैप्टर्स जुड़ते हैं, जैसे स्क्यूनेस आती है, कुर्टोसिस है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। तो डिस्पर्जन एक इंपॉर्टेंट बेस है, एक आधार है फर्दर स्टैटिस्टिकल मेजर्स का। तो ये डिस्पर्जन के सिग्निफिकेंस है। और इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, हमें समझना चाहिए कि हम जो भी मेजर ऑफ चाहे डिस्पर्जन हो या सेंट्रल टेंडेंसी हो या जो भी हम मेजर को डिस्कस कर रहे हैं, जिस भी हम स्टैटिस्टिकल टूल को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी क्या क्या अच्छी क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता होती है दैट इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आनी चाहिए। इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, इसको निकालने में सरलता होनी चाहिए। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, यानी कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए और क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। डिस्पर्जन की आदर्श होने का, प्रॉपर्टीज का एक और भी मापदंड है कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, तो डेटा में जो पॉइंट्स होते हैं उसकी एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एंड इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैम्पलिंग की फ्लक्चुएशंस का प्रभाव भी इसके ऊपर कम होना चाहिए। ये इसकी कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर की, जो हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक होती है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और एक होती है रिलेटिव डिस्पर्जन। जब हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं तो दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट इन व्हिच द ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डेटा आर गिवन। इसका मतलब हमारा मान लीजिए डेटा किलोग्राम्स में गिवन है या फिर करोर्स में गिवन है या फिर हाइट हमारे पास फीट में गिवन है या फिर इंचेस में गिवन है। तो जब हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं तो हम सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा सीरीज यूनिट्स में गिवन होंगी तो उस समय ये बात देखनी बहुत जरूरी है कि उन सीरीज को कंपेयर करने से पहले ये तभी पॉसिबल हो सकता है यदि सारी सीरीज का यूनिट सेम हो। यदि सारी सीरीज का यूनिट सेम नहीं होगा तो फिर हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का सहारा नहीं ले सकते। उसके बाद आती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मान लीजिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस का यूनिट अलग है। उस केस में हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस समय डियर स्टूडेंट्स, हमें रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा। जब हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं तो इसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेस में जहां पर भी वर्ड कोफिशिएंट लग जाता है, कोफिशिएंट वर्ड लगते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यह रिलेटिव टर्म्स में यूज हो रहा है। तो जब हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं, उसको समझते हैं और उसको किसी भी फॉर्मूले के द्वारा निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये एक प्योर नंबर होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जब हम कहते हैं कि नंबर प्योर है, ये किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये रेशो में एक्सप्रेस हो सकता है या फिर परसेंटेज में एक्सप्रेस हो सकता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम मेथड्स ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन के तरीके देखते हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसका बाइफरकेशन, इसका वर्गीकरण मैंने 3 भागों में किया है, जिसमें सबसे पहला है मेथड ऑफ लिमिट्स, फिर है विच आर बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन और उसके बाद है ग्राफिक मेथड। इस मॉड्यूल में मैं आपके साथ रेंज कवर करूंगी। जब हम मेथड ऑफ लिमिट्स की बात करते हैं तो उसमें रेंज, IQR एंड QD, ये 3 मेथड्स हैं
जो हमें समझने चाहिए। जब हम बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें आता है मीन डेविएशन, जिसे हम एमडी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एसडी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सिग्मा के टर्म्स में भी लिखते हैं। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, और उसके बाद आता है वेरिएंस, विच इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब हम डिस्पर्जन में ग्राफिक मेथड की बात करते हैं तो ग्राफिक मेथड में सबसे पॉपुलर मेथड आता है लॉरेंस कर्व। इन सभी तरीकों में जो इस चार्ट में आपको बताए गए हैं, इसमें बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन माना जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बहुत एप्रोप्रिएट हैं। इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत पॉपुलर मेथड ऑफ डिस्पर्जन है। आइए अब हम पढ़ते हैं रेंज को, क्योंकि हमें सारे मेथड्स को देखना है। रेंज को बताते समय मैं सबसे पहले आपको इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ अवगत कराऊंगी, और उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी समझाने का अपनी तरफ से यथाशक्ति प्रयास करूंगी। तो अब हम चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज डिस्पर्जन को मेजर करने का सबसे आसान सिंपल तरीका है। ये सबसे ओल्डेस्ट मेजर है, क्योंकि एक बहुत क्विक आइडिया देता है डिस्पर्जन के बारे में, स्कैटर के बारे में, वेरिएशन के बारे में। जितने भी तरीके हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के, इसमें रेंज ऐसा तरीका है जो हमें जल्दी से एक रफ आइडिया देता है वेरिएशन को समझने के लिए। और जब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस। अर्थात रेंज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस को बताती है। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। अब यहाँ पे देखिए, हमने बात की कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज प्योर नंबर होगा और ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। अब आइए इसको प्रैक्टिकल पोर्शन से समझते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि 3 प्रकार की सीरीज होती हैं। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ये बीकॉम में पढ़ने वाले 5 बच्चों के मार्क्स हैं। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और इनके मार्क्स 100 में से बताए गए हैं। इनके मार्क्स हैं 45, 40, 75, 89 और 82। तो सबसे पहले तो हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये सीरीज कैसी है। क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्या ये डिस्क्रीट सीरीज है, या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो एग्जाम्पल को देखने से ही पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब इसके अंदर हमें एक तो रेंज निकालनी है और दूसरा हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं। जब भी हम डेटा को अरेंज करने की बात करते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 40, 45, 75, 82 एंड 89। ऐसा अरेंज करने पर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू भी पता चल गई 89 है और मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू भी पता चल गई जो 40 है। अब L is 89, S is 40, so if we need to calculate range, अगर मुझे मेरी टीचर रेंज निकालने की बात करती हैं तो R is equal to L minus S, which is 89 minus 40, thus range is equal to 49। इसको मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक बॉक्स में रखा है, क्योंकि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में भी सॉल्व करते हैं, वी शुड ट्राई टू मेक आवर पेपर कंफर्टेबल फॉर द एग्जामिनर। अब इसी न्यूमेरिकल में कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। तो लार्जेस्ट टर्म हमारे पास, लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी 89 और हमारे पास स्मॉलेस्ट टर्म क्या थी 40। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गई 89 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 89 प्लस 40, और ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज मैंने कैलकुलेट कर ली 0.379। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए।
इस दूसरे एग्जाम्पल में कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स ये मार्क्स हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, ये मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40, 50। कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स देयर इज फ्रीक्वेंसी, यानी 10 नंबर लेने वाले 4 बच्चे हैं क्लास में, 20 मार्क्स लेने वाले 3 बच्चे हैं क्लास में, 30 मार्क्स लेने वाले 6 बच्चे हैं क्लास में, और इसी प्रकार से हमने इस डेटा सेट को पढ़ा। So dear students, this is nothing but this is discrete series, because in discrete series corresponding to x there is f. तो ये marks x है और इसके corresponding ये frequency है which is called number of students. इस numerical में भी हमें range और coefficient of range को calculate करना है। अब ये discrete series है, इसमें हम केवल marks को consider करेंगे। हमारे पास लार्जेस्ट मार्क्स थे 10, क्योंकि सीरीज 10 से शुरू हो रही थी और 50 पर समाप्त हो रही थी, तो हमने केवल x को कंसिडर करना है, अर्थात मार्क्स को कंसिडर करना है। तो हमने लार्जेस्ट टर्म हमारे पास थी 50 और स्मॉलेस्ट थी हमारे पास 10, और रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम है कि रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो रेंज हमारे पास आ गई 40। इसी तरह से यदि हम इसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10, और इस न्यूमेरिकल में हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया 0.667। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को देखते ही आपको समझ में भी आना चाहिए कि यहाँ पे जो आपको डेटा दिया है एग्जामिनर ने, दैट डेटा इज ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। डेटा है 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59। तो ये एक इंक्लूसिव सीरीज है, और इसमें रेंज को कैलकुलेट करते समय हमें इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, अन्यथा हम रेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो कन्वर्ट करते हैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी समझाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपके साथ इसको टेकअप करती हूँ। देखिए 29 और 30 का डिफरेंस 1 का है, ये जो डिफरेंस है इसको आधा कीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 0.5। तो आप यहाँ पे सारी क्लासेस के अंदर इस लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। 20 में जब आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 19.5, और जब आप 29 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 29.5। तो देखिए सॉल्यूशन की तरफ हमने इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज को सबसे पहले एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट किया, और हमारे पास डेटा सेट इस प्रकार से आ गया। 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, देन 39.5 से 49.5, और लास्ट में 49.5 से 59.5। अब हमें देखने में सुविधा हो गई कि 59.5 यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू है और 19.5 यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और जब हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिटरमिन कर लिया तो हमारे पास रेंज आ गई L माइनस एस अर्थात 59.5 माइनस 19.5 which comes out to be 40। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स थे जिसमें मैंने इंडिविजुअल सीरीज को भी आपके साथ कवर किया, डिस्क्रीट सीरीज को भी कवर किया, और उसके बाद मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज को भी आपके साथ कवर किया। आइए अब रेंज के बारे में कुछ सैद्धांतिक बातें देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रेंज के लाभ क्या है, रेंज के मेरिट्स क्या हैं। जिसमें सबसे पहला इसका लाभ है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि आसानी से समझ में आ जाता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में केवल एक लार्जेस्ट वैल्यू आपको चाहिए, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए पूरे डेटा के अंदर, तो आसानी से समझ में आ जाता है और आसानी से निकाला भी जा सकता है, कंप्यूट भी किया जा सकता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। क्विक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है,
क्योंकि जल्दी से डिस्पर्जन के बारे में एक क्विक आइडिया देता है, रफ आइडिया देता है, इसकी वेरिएशन के बारे में हम समझ सकते हैं। रिजिडली डिफाइंड है, स्पष्टता से बताया जा सकता है। लेकिन जहां पर इसके कुछ मेरिट्स हैं, वहां पे इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि रेंज की कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। जिन सीमाओं में सबसे पहली सीमा है that it is not based on all the observations. रेंज सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे हमारे पहले एग्जाम्पल में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, लेकिन हमने इस फॉर्मूले के लिए केवल 2 ही वैल्यूज को लिया, एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट, और जो बाकी की 3 वैल्यूज थी उनकी किसी भी प्रकार से कोई गणना हमारे फॉर्मूले के अंदर नहीं हुई। तो रेंज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये केवल लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को ही देखता है। इसका दूसरा लिमिटेशन है कि ये ओपन एंड सीरीज में कैलकुलेट नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे किसी सीरीज में बोलूं कि बिलो 30, 30 टू 40, 40 टू 50, और यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि आप रेंज निकालिए, तो आप कहेंगे कि मैम लार्जेस्ट वैल्यू तो हमें पता चल रही है, लेकिन हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे लें? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, एक मान्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा मैं रेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो जब हम ओपन एंड सीरीज की बात करते हैं, तो ओपन एंड सीरीज के अंदर रेंज को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तीसरा इसकी कठिनाई है कि लैक ऑफ एक्यूरेसी। इसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि ये केवल रफ आइडिया देता है, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। जहां पे रेंज के कई सारी सीमाएं हैं और लाभ हैं, वहां पे हमें ये भी देखना होगा कि रेंज एक ऐसा मेजर है डिस्पर्जन का जिसके कुछ फायदे भी हैं, जिसकी उपयोगिताएं भी हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमें समझ में आती हैं। जैसे सबसे पहला इसका एडवांटेज, सबसे पहले इसकी सूटेबिलिटी। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि जो हमारा मौसम विभाग होता है, जब रोज आप न्यूज पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें टीवी के किसी भी चैनल पर न्यूज पढ़ते हुए न्यूज रीडर कहती है कि इस जगह का, दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इतना है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है और मिनिमम टेम्परेचर इतना है। जब वेदर डिपार्टमेंट भी फोरकास्ट करता है टेम्परेचर का, तो वहां पे भी वो मिनिमम और मैक्सिमम की बात करता है। तो जब हम मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी दूसरी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, कि यह बहुत यूजफुल मेजर है जहां पे हमें स्टडी करना हो वेरिएशंस ऑफ शेयर प्राइसेस। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस, जो शेयर प्राइसेस हैं, उनके बारे में बात होती है, तो वहां पर भी हम रेंज को देखते हैं कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम कोटेड प्राइस क्या रही। सिमिलर इज द केस विद प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। जो हमारी कमोडिटीज हैं, जिनको हम परचेज करते हैं, अपनी चाहे रोजमर्रा की लाइफ में करें या वैसे, उस वहां पे भी जो प्राइसेस हैं, उनमें भी हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं। And with the same footing, with the same background, we can compare the variation in money prices. यहाँ पे है, it is of great help in preparing quality control charts in manufacturing companies. जितनी भी उत्पाद को बनाने वाली, निर्मित करने वाली कंपनीज होती हैं, जिन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोलते हैं, वो भी क्वालिटी कंट्रोल चार्ट के लिए रेंज का इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पे जो रेंज का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से लागू होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्शन मैनेजर है या फिर उसका जो क्वालिटी कंट्रोल देखने वाला व्यक्ति है, वो यहाँ पे रेंज का इस्तेमाल करता है। वहीं से आप क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं। और रेंज हमारी एवरीडे लाइफ में भी इसके कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसको समापन की ओर ले जाने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स एक बार और आपके साथ शेयर कर लेती हूँ,
जिसमें सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है, लेकिन कई बार डेटा को क्लोजली मॉनिटर करने से हमें ये पता चलता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से केवल बात नहीं बनती, हमें कुछ एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल का भी सहारा लेना चाहिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, जिसमें मैंने आपको छोटे-छोटे एग्जाम्पल से इस बात को सप्लीमेंट किया। जैसे एक बात और मैं आपके साथ इसको समझाने के लिए बता दूं कि मान लीजिए मैंने क्लास में 2 बच्चों को खड़ा किया और उनसे पूछा कि तुम्हारी मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी की एवरेज क्या है? दोनों बच्चों ने कहा कि मैम 50%। अब अगर उन्होंने कहा 50% है तो इसका मतलब दोनों बच्चे सेम फुटिंग पर खड़े हैं। लेकिन यदि मैं उनसे मार्क्स पूछ लूं और पहला स्टूडेंट बोले कि मेरे दोनों सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स है, तो उसकी एवरेज 50 हो गई। और अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूं और वो कहे कि मेरे पहले सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 0 मार्क है, तो उसकी एवरेज तो 50 हुई, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन है वो इस डेटा का सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो डिस्पर्शन सेंट्रल टेंडेंसी की रिलायबिलिटी को चेक करता है, और डिस्पर्शन एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मेथड्स के लिए। डिस्पर्शन को मेजर करने के कई तरीके हैं, जिसमें हमने इस मॉड्यूल में रेंज को कवर किया, जिसमें रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब होता है L माइनस S डिवाइडेड बाय L प्लस S। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मॉड्यूल। इसी के साथ आपका बहुत बहुत थैंक्स, और अगले मॉड्यूल में अब हम आगे आने वाले मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे।